हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारी ऑनलाइन क्लास में। तो बच्चों, हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 10 प्रत्यावर्ती धारा पढ़ रहे हैं। और प्रत्यावर्ती धारा में हम चर्चा कर रहे थे कल आरसी परिपथ की। हम आर एल सी, आर एल, आर सी ये 5 परिपथ पढ़ चुके हैं। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको ये समझ में भी आ गए होंगे। आज हम इनका एक लास्ट परिपथ लेके चलते हैं जिसका नाम रहेगा एल सी आर परिपथ। तो आज जिस परिपथ की हम बात करने वाले हैं, जिसका हम अध्ययन करने वाले हैं, वो परिपथ कौन सा रहेगा? एल सी आर। श्रेणी क्रम तो हम पढ़ ही रहे हैं। खैर, अब समझिए बातों को ध्यान से, बहुत ध्यान से बोर्ड देखिएगा। बात आई है एल सी आर परिपथ की। इसका मतलब क्या रहा होगा बच्चों? एल का मतलब एक एल स्वयं प्रेरण गुणांक वाली कुंडली, एक सी धारिता का संधारित्र और कैपिटल आर प्रतिरोध आपको श्रेणी क्रम में जोड़ने हैं। सुनिए, करते हैं साथ में, समझते हैं एक बार। एल का मतलब आपने एक कुंडली जोड़ दी, सी का मतलब आपने एक संधारित्र जोड़ दिया, और आर का मतलब आपने क्या जोड़ दिया? प्रतिरोध। एल स्वयं गुणांक वाली कुंडली, सी धारिता का संधारित्र और आर है प्रतिरोध। और इन सबको आपने कनेक्ट कर दिया है एसी स्रोत से, जिसकी वोल्टता है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। यहां तक बात सबको समझ में आई होगी? क्लियर है? अब आप इस परिपथ में बहने वाली धारा आई मान लीजिए। कितनी मान लीजिए? आई। तो कुंडली के सिरों पर कोई ना कोई वोल्टेज बनेगा, जिसे मैं कह दूंगा BL बराबर IXL। आपको याद होगा XL क्या चीज है बच्चों? XL क्या चीज है? प्रेरणिक प्रतिघात, जिसका सूत्र होता है ओमेगा L या 2πfL। संधारित्र के सिरों पर वोल्टेज जो BC आएगा उसको हम IXC लिख देंगे। XC धारितीय प्रतिघात रहेगा, और जो प्रतिरोध का वोल्टेज होगा उसको मैं IR लिख दूंगा। बताओ, ये 3 बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई, जैसा सर्किट उसी तरीके से काम करना है। LCR पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब कुंडली, संधारित्र और प्रतिरोध, इन तीनों को समांतर क्रम में जोड़ना होगा एक एसी स्रोत से। आपने ऐसा किया। V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, आपने एसी सोर्स का वोल्टेज मान लिया। इन सब का वोल्टेज अपने आप निकल के आ गया। अब हम बनाएंगे फेजर आरेख। और फेजर आरेख बच्चों आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं एक्स अक्ष लेता हूं, उसके बाद हम वाई अक्ष लेते हैं। ये मूल बिंदु कहलाता है। सही है? अब हम यहां पर एक एरो लगा देते हैं जिस पर हम लिख रहे हैं आई, करंट। क्या लिख रहे हैं? करंट। अब हमें 3 वोल्टेज बनाने हैं। पहला वोल्टेज कुंडली का, फिर संधारित्र का, फिर प्रतिरोध का। तो बच्चों, जो प्रतिरोध का वोल्टेज है वो तो करंट की दिशा में ही जाएगा। आपको पता होना चाहिए बच्चों, 3 तरह के वोल्टेज हैं, BR, BL, BC। BR तो हमेशा करंट की दिशा में होता है। BL मतलब कुंडली का वोल्टेज π/2 कोण आगे होता है करंट से, और BC संधारित्र का वोल्टेज π/2 पीछे होता है। तो ये तो हो गया BR। अब आपको BL बनाना है। BL तो क्या π/2 कोण आगे जाना होगा? ये वाला कोण π/2, ठीक है। और BC तो इस करंट से π/2 पीछे जाना होगा। ये भी π/2 है। मतलब इन दोनों में 180 डिग्री का कोण बनेगा।
ये आपको फेजर आरेख समझ में आ जाना चाहिए। अब तक बच्चों आप या तो आरएल पढ़ रहे थे या आप आरसी पढ़ रहे थे। तो जब आप आरएल पढ़ रहे थे तो आप दो वोल्टेज बना रहे थे, किस किस का, रेजिस्टेंस का और कुंडली का। आप याद करो तो आप बी आर बना दिया करते थे और केवल बी एल ऊपर वाला ऐसा बन रहा था। जब आपने आर सी पढ़ा तो आर वाला और सी वाला बनाया। अब चूंकि आर एल सी पढ़ रहा हूं तो आर भी चाहिए भैया, एल भी चाहिए और सी भी चाहिए। अब इसमें तीन कंडीशंस होंगी, सुनना ध्यान से, समझ लें एक बार। कंडीशन नंबर 1 क्या रहेगी बच्चों? युद्ध होगा बीएल में और बीसी में। अब ध्यान से देखा जाए तो बीएल और बीसी जस्ट अपोजिट हैं, विपरीत दिशाओं में हैं। इनके बीच कोण 180 डिग्री का है। तो तीन स्थितियां पॉसिबल हैं बच्चों। पहली स्थिति कि बीएल बड़ा हो जाए बीसी से। दूसरी कंडीशन बीसी बड़ा हो जाए बीएल से। एक बार तो बीएल को बड़ा मान के देख लिया, एक बार बीसी को बड़ा मान के देख लिया। और कंडीशन नंबर 3 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हमें आगे बहुत ज़्यादा पढ़नी है, बीएल और बीसी बराबर हो जाए। इस डायग्राम से आगे मैं 3 कंडीशन बना सकता हूं। एक बार बीएल को ज़्यादा मान लूं, एक बार बीसी को ज़्यादा मान लूं और फिर दोनों को बराबर मान लूं। बच्चों ये कंडीशन कब पॉसिबल है? जो और दिमाग लगाएं तो क्या बीएल का सूत्र है आई एक्स एल और बीसी का सूत्र है आई एक्स सी। इसका मतलब अगर मैं आई से आई काट दूं तो ये तब पॉसिबल होगा जब एक्स एल बड़ा हो जाए एक्स सी से। एक्स एल का मतलब क्या होगा बच्चों? प्रेरणिक प्रतिघात। कौन? प्रेरणिक प्रतिघात। किससे बड़ा हो जाए? धारतीय प्रतिघात से बड़ा हो जाए। दूसरी कंडीशन कब पॉसिबल रहेगी बच्चों? बीसी को हम जमाएंगे आई एक्स सी, बीएल को जमाऊंगा मैं आई एक्स एल। आई से आई कैंसल आउट हो जाएगा, मतलब एक्स सी बड़ा हो जाए एक्स एल से। पहली कंडीशन तब पॉसिबल है जब प्रेरणिक प्रतिघात धारतीय प्रतिघात से बड़ी हो। दूसरी तब पॉसिबल है जब धारतीय प्रतिघात प्रेरणिक प्रतिघात से बड़ी हो। और अगर हम तीसरी की बात करना चाहें तो आई एक्स एल बराबर आई एक्स सी कैंसिल हो गया, मतलब एक्स एल और एक्स सी बराबर हो जाए, प्रेरणिक प्रतिघात धारतीय प्रतिघात बराबर हो जाए। अब आप थोड़ा दिमाग लगाइएगा। अगर आप इस कंडीशन की बात करते हो बच्चों, डायग्राम, मेन डायग्राम तो हमारा ये है, और जो भी कंडीशन अप्लाई करनी है अपने को इस डायग्राम पे करनी है। सुनना, इस डायग्राम में देखो एक्स अक्ष अपने स्थान पर रहेगा, वाई अक्ष अपने स्थान पर रहेगा, ये मूल बिंदु है। इधर आपने करंट मान लिया। बी आर को तो दुनियादारी से मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपने कहीं बी आर की चर्चा ही नहीं करी। बी आर तो करंट की दिशा में होता है। युद्ध बीएल और बीसी में है, और आपने पहली बार विजेता किसको माना है? बीएल को। अब दिमाग लगाना बच्चों, आप बल के रूप में समझें कि इधर बल लगा हुआ है बीएल और नीचे कितना लगा हुआ है बीसी। तो जीतेगा तो बीएल, रिजल्टेंट तो इस दिशा में जाएगा, रिजल्टेंट तो इस दिशा में जाएगा, और परिणामी होगा कितना बीएल और बीसी का बच्चों? बीएल माइनस बीसी। पता होना चाहिए आपको, अगर दो सदिश के बीच में कोण 180 डिग्री हो, मान लो पी और क्यू है, तो उनका परिणामी पी माइनस क्यू अधिक परिमाण वाले की दिशा में आता है। तो यहां बीएल और बीसी के बीच में कोण 180 डिग्री है, ज्यादा परिमाण बीएल का है, परिणामी ऊपर जाएगा कितना? बीएल माइनस बीसी। और आपको पता हो तो ये कोण 90 डिग्री का है। अब आप ये एल सर्किट की भांति काम करेगा, वही सारी बातें, इसके समांतर एक लाइन डालेंगे, यहां से एक लंब डाल देंगे, ये विकर्ण बन जाएगा जो परिणामी बी आर एल सी को दर्शाएगा। और आप इस डायग्राम का उपयोग करते हुए बी आर एल सी निकाल लेंगे, मतलब जेड आर एल सी आ जाएगा, और यहां से कालांतर भी आ सकता है।
सेम मुझे यहां अप्लाई करना है और ऐसा ही कुछ मुझे कंडीशन नंबर 3 में भी पढ़ना है। मैं आपको यह दिखाना चाह रहा हूं बच्चों इन डायग्रामों के माध्यम से कि आरएलसी परिपथ हमारे लिए कोई नया नहीं है। आरएलसी परिपथ हमारे लिए बिल्कुल भी नया नहीं होने वाला है। अगर आपने आरएल और आरसी परिपथ पढ़ रखे हैं बच्चों तो बिल्कुल उनकी कॉपी है ना। तो एक बार मैं कुछ लिखना स्टार्ट करता हूं, देखना, साथ में लिखते हैं और समझते हैं। ये मैंने आपको दिखाया कि नया नहीं है, टेंशन ना लें। अपने पेन कॉपी निकाल लें, है ना, और मेरे साथ साथ प्रयास करें लिखने का। देखिएगा, आरएलसी है ना, तो लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए बच्चों। मेरे साथ साथ लिखिए, माना एल स्वप्रेरण गुणांक वाली कुंडली, एल स्वप्रेरण गुणांक वाली कुंडली, कोमा सी धारिता वाला संधारित्र तथा कैपिटल आर प्रतिरोध चित्रानुसार श्रेणी क्रम में, चित्रानुसार श्रेणी क्रम में प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़े हैं। जिसकी वोल्टता क्या मानते आए हो, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। जिसकी वोल्टता V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ऐसा ही तो मानते हो भाई। RL परिपथ होता है तो हम केवल प्रतिरोध कुंडली की बात करते। RC होता, देखो आप ये लैंग्वेज छठी बार लिख रहे हो भाई, तो बार बार अगर आप रटने का प्रयास करोगे ना तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आप डायग्राम बनाओ, कुंडली बनाओ, पहले तो एक संधारित्र बनाओ और प्रतिरोध बनाओ, L, C और R, और इन सबको आप एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ दो, एसी स्रोत से। यहां तक कहानी समझ में आई। अब एसी सोर्स से जोड़ा है तो इन तीनों का अपना अपना कोई ना कोई एक वोल्टेज रहेगा, है ना। तो आप करंट मान लो इसमें, माना परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा आई है, अतः तीनों का वोल्टेज निकालें क्या। कुंडली के सिरों पर विभव लिख दो आप तो यार। कुंडली के सिरों पर विभव को क्या मैं BL लिखूंगा और ये बन जाएगा साहब IXL। कुंडली के बाद दिख रहा है क्या, दिख जाएगा, है ना। कुंडली के बाद हम बात करें संधारित्र की। संधारित्र के सिरों पर वोल्टता BC बराबर कितना हो जाएगा IXC, और लास्ट में हम बात करें प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता, तो यह आ जाएगा IR। यहां तक सबको बात समझ में आई कि नहीं आई।
एलसीआर परिपथ की बात कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक आपको बार बार समझाने की कोई ज़रूरत भी पड़ने वाली है। आपने एल स्वयं गुणांक वाली एक कुंडली ले ली, सी धारिता का संधारित्र ले लिया, आर प्रतिरोध ले लिया, श्रेणी क्रम में आपने एक एसी स्रोत से कनेक्ट कर दिया बच्चों, धारा कितनी मान ली आई, और तीनों के सिरों पर आपने क्या मान ली, वोल्ट था। इसके बाद अपन क्या करते हैं आप याद करो, इसके बाद बनाते हैं अपन फेजर आरेख। तो फेजर आरेख कैसे बनाएंगे ये समझने वाली बात रहेगी बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक्स अक्ष ड्रॉ करोगे सबसे पहले तो, और फिर बनाओगे आप वाई अक्ष, और ये बनेगा हमारा मूल बिंदु। यहां कहीं हमने करंट, याद आया ना, करंट ही बनाते हैं। अब बच्चों आपको 3 वोल्टेज ड्रॉ करने हैं। अब की बात करूं अगर प्रतिरोध के वोल्टेज की, तो प्रतिरोध का वोल्टेज आप अच्छे से याद करिए, कलांतर 0 आता है और हमेशा ही धारा की दिशा में होता है। वी आर प्रतिरोध का वोल्टेज। अब आपको 2 वोल्टेज और बनाने हैं, कुंडली का और संधारित्र का। तो कुंडली का π/2 आगे, संधारित्र का π/2 पीछे, इस तरीके से बना दो। ये वाला कोण भी 90 डिग्री का होना चाहिए और ये वाला कोण भी 90 डिग्री का होना चाहिए। ये वाला वोल्टेज हो जाएगा साहब VL और ये वाला वोल्टेज हो जाएगा VC। ये डायग्राम आपको समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान से देखो, आपने RL सर्किट में भी ऐसा ही बनाया है और RC सर्किट में भी आपने ऐसा ही बनाया है। क्लियर है कहानी यहां तक तो सबको, है ना? अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिएगा। अब इसमें 3 कंडीशन है। देखो, अगर BC ना होता तो अपन इसको ऊपर से सॉल्व कर लेते, BL ना होता तो नीचे वाला मान के सॉल्व कर लेते, पर अब की बार दोनों है ना, तो यहां 3 कंडीशन आएंगी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बच्चों स्थिति नंबर 1 की, और पहली कंडीशन में आप किसी एक को बड़ा मानने वाले हो। कोई सी कंडीशन पढ़ लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पहले कौन सी पढ़े, या पेपर में कंडीशन ना दी जाए तो कौन सी करें, कोई सी भी एक मान के कर देना आप। तो पहली कंडीशन में हम मान लेते हैं कि यदि VL ज्यादा हो जाए VC से, VL का मतलब क्या है IXL और BC का मतलब क्या है IXC। I दोनों साइड में है, कैंसिल कर दो, XL ग्रेटर देन XC। और अगर इस चीज को हिंदी में लिखें तो पहली कंडीशन कहेगी अर्थात XL क्या चीज है, प्रेरणिक प्रतिघात, और XC क्या चीज है, धारतीय प्रतिघात, कि अर्थात प्रेरणिक प्रतिघात, कॉमा लगाइएगा, धारतीय प्रतिघात से अधिक हो। हमने पहली कंडीशन मान ली कि पहली कंडीशन में जो प्रेरणिक प्रतिघात है, मतलब XL जो है वो धारतीय प्रतिघात से कैसा मान लिया है, ज्यादा। एक बार आप यहां तक लिखें, जगह नहीं है, उसके बाद मैं आगे लिखता हूं, ठीक है? तो आप एक बार स्क्रीन पॉज करके आप पूरा लिख लें एक बार यहां तक। अपन LCR परिपथ की बात कर रहे हैं ना। ये लैंग्वेज आपको बहुत इजी लगनी चाहिए भाई। देखो, अगर लैंग्वेज टफ लग रही है तो फिर विचार करने योग्य बिंदु है, क्योंकि ऐसे हम लैंग्वेज किस किस की और कहाँ तक याद करेंगे, है ना? लिखो, मैं स्क्रीन, आप स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए, मैं अवरेज करता हूँ उसको, है ना? ठीक है, आगे देखिएगा। तो 3 कंडीशन पे हम चर्चा कर रहे थे। मेन डायग्राम अपना ऊपर बन चुका है, अब इसी डायग्राम में कुछ स्थानी करनी है। तो पहली कंडीशन क्या थी बच्चों अपनी, किसी भी एक को बड़ा मान लिया। एक्चुअल में तो प्रतिघातों को बड़ा छोटा मानना है। XL बड़ी होगी मतलब BL बड़ा होगा, और XC बड़ी होगी तो BC बड़ा होगा। तो पहली कंडीशन में किसको बड़ा माना है बच्चों? मैंने मेन बात तो ये है
ये नहीं बोलेंगे, समझाने के लिए ये बोला मैंने, वैसे लॉजिक यह रहेगा कि पहली बार हमने किसको अधिक माना, प्रेरणिक प्रतिघात धारते प्रतिघात से अधिक हो। अब इसका डायग्राम, ये डायग्राम देखो क्या रूप लेगा, दिमाग लगाना बच्चों आप। सबसे पहले आप एक्स अक्ष बनाओगे, फिर आप वाई अक्ष बनाओगे, ये रहा मूल बिंदु, यहां कहीं आप करंट बना दोगे और इसी दिशा में बन जाएगा आपका बी आर। बच्चों बी एल का मान बी सी से ज़्यादा है, बी एल और बी सी विपरीत दिशाओं में है, तो ज़्यादा में से कम घटा दो। बी एल ज़्यादा है, बी सी कम है, तो रिजल्टेंट पहली बात तो ऊपर की ओर आएगा, हाँ या ना? मतलब ये कोण 90 डिग्री का है, ध्यान रखिएगा। और ऊपर वैल्यू कितनी आएगी, बी एल माइनस बी सी। ये समझ में आया कि नहीं आया? अब एक तरीके से ये आपका आर एल परिपथ हो गया। आर एल तो नहीं कह सकते प्योर, क्योंकि आर एल होता तो केवल बी आर और बी एल की बात करते, पर इसमें लक्षण अब आर एल परिपथ जैसे ही होंगे, क्योंकि एल का प्रभाव ज्यादा है तो एल की चलेगी। और आप याद करो बच्चों, देखो कितनी बातें लिंक करनी पड़ती हैं। शुद्ध एल परिपथ है तो वोल्टेज करंट से π/2 आगे है। आर एल परिपथ है तो वोल्टेज करंट से कुछ कोण आगे है। और आर एल सी परिपथ में भी इस कंडीशन में वोल्टेज करंट से आगे रहेगा। कैसे, देखिए, आप इसके समांतर यहां से एक लाइन डालो, तरीका तो आपको याद होगा शायद। समांतर चित्र बनाने का प्रयास करेंगे, यहां से लंब डल जाए इतना डालना, ठीक है? ठीक है। और यहां से लंब डाल दो इसके ऊपर। ये समझ में आया कि नहीं आया? और ये जो समांतर चतुर्भुज बना है, इसका विकर्ण देखा क्या? ये जो समांतर चतुर्भुज बना है, इसका विकर्ण परिणामी को दर्शाएगा। और चूंकि आरएलसी सर्किट का परिणामी है, तो आप इसको नाम दोगे वी आर एल सी। क्या नाम दोगे? बी आर एल सी। दिमाग लगाओ बच्चों, करंट ये है, अब वोल्टेज ये है, तो बताओ वोल्टेज कुछ कोण आगे है कि नहीं है, पहली बात तो। और वोल्टेज का कोण ओमेगा टी मानता हूं, बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी, तो वोल्टेज से और एक्स अक्ष तक का कोण हो जाएगा ओमेगा टी। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? अब कोई नई बात नहीं है। अगर आपने आरएल परिपथ पढ़ रखा है तो 1% भी टेंशन लेने जैसी कोई बात नहीं है। हाँ, आरएल नहीं पढ़ा है तब तो प्रॉब्लम होगी भाई, ठीक है? आगे बढ़िए। अब आप देखिए, इस बी आर का और इस बी एल माइनस बी सी का रिजल्टेंट है बी आर एल सी। और चूंकि बी आर और बी एल माइनस बी सी 90 डिग्री पर है, अगर पी और क्यू 90 डिग्री पर है, उनका परिणामी आर है, तो आर बराबर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यहां क्या बनने वाला है, ध्यान से देखियो। जो वी आर एल सी है, ये रूट ऑफ, बोल दीजिए, बी आर का स्क्वायर प्लस बी एल माइनस बी सी का स्क्वायर। बच्चों, अगर ये आर एल परिपथ होता तो आप केवल बी एल का स्क्वायर जमाते, और आर सी होता तो आप केवल बी सी का स्क्वायर जमाते। सीधी सी बात है। सारी वैल्यू जमा दीजिए। बी आर एम एस की जगह पर आप जमा दोगे आई जेड आर एल सी, बी बराबर आई आर से। वी आर की वैल्यू जो मैंने इरेज कर दिया, वहां लिखा था आई आर, तो स्क्वायर की वजह से आई स्क्वायर आर स्क्वायर। बी एल आई एक्स एल और बी सी आई एक्स सी का स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? देखो, इन दोनों में से आई कॉमन आएगा, बाहर आई स्क्वायर,
फिर इनमें से आई स्क्वायर बाहर, आई और आई से आई कट जाएगा, कैसे भी कर लेना, सिंपल कैलकुलेशन है। आई काट दो तो जेड आर एल सी जो बचेगा रूट ऑफ यहां से आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। ये प्रतिबाधा का मेन सूत्र है बच्चों। सारे सूत्र में आगे अकेले सूत्र से निकाल दूंगा, थोड़ा सब्र रखें। लेकिन कहानी आपको यहां तक समझ में आई या नहीं आई बताइए? क्लियर है ना? आप इन सर्किटों में 2-3 चीज तो निकालते हो, जेड निकालते हैं, कलांतर निकालते हैं और करंट का समीकरण निकाल देते हैं। क्लियर है? तो बताओ जेड समझ में आया कि नहीं आया? प्रतिबाधा समझ में आई कि नहीं आई? ये डायग्राम बना था कंडीशन नंबर 1 के जरिए, मैंने एक्सएल ज्यादा मान लिया एक्सी से, इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर हो गया। ये डायग्राम समझ में आ गया होगा उस डायग्राम से। समांतर चतुर्भुज बना करके मैंने परिणामी निकालने का प्रयास किया और परिणामी कुछ इस तरीके से आया। तो ये फॉर्मूला किसका आ गया बच्चों? जेड आर एल सी का। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे देखिएगा। देखिए बच्चों, अब हमें कलांतर निकालना है। अब जो हम बात करने वाले हैं बच्चों, वो करने वाले हैं कलांतर की। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा कलांतर के बारे में आपसे क्या है कि जब आरएलसी परिपथ में प्रेरणिक प्रतिघात धारतीय प्रतिघात से अधिक हो, यानी कंडीशन नंबर 1 में जो मैंने लिया है, कौन आगे होगा और कौन पीछे होगा? तो आप कहोगे सर देखो एल ज्यादा है तो एल के से लक्षण होंगे और एल में तो वोल्टेज आगे होता है। तो बच्चों देख लो, जाहिर सी बात है ये वोल्टेज है भाई, बी आर और बी एल सी का परिणाम यही तो है। तो ये वोल्टेज, ये करंट, देखो वोल्टेज कुछ आगे है, कौन भाई कौन, यही हमें निकालना है। तो इस समकोण त्रिभुज में आप tan लगा के देखो, tan फाई, और tan होता है बच्चों लंब बटे आधार। लंब की पहचान कोण के सामने, ये फाई बन रहा है, तो इस कोण के सामने ये वाला, और ये वाला कितना है? bl माइनस bc है। कितना है? तो लंब तो हो गया भाई साहब bl माइनस bc। देखो ये कोण के सामने लंब, समकोण के सामने कर्ण, तो बच गया हमारा ये आधार br। सारी वैल्यू जमाइए इसके अंदर। tan फाई बराबर VL हो गया IXL, BC हो गया IXC और BR हो गया IR। I से I कट जाएगा तो फाई बराबर tan, उधर जाकर के tan इनवर्स हो जाएगा और I कॉमन लेके काटेंगे तो XL माइनस XC अपॉन R। सारे सूत्र मैंने आपको कहा है, जब ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा बच्चों तो मैं एक लिस्ट बनाऊंगा। उस लिस्ट में जितने भी फॉर्मूले हैं मैं सारे फॉर्मूले कंसीडर कर लूंगा। ठीक है, तो ऐसे टेंशन लेने जैसी आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रतिबाधा का सूत्र आ गया, कलांतर का सूत्र आ गया, विद्युत धारा का और देख लीजिए इस कंडीशन में। तो धारा का समीकरण क्या होगा इसमें भाई साहब? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इतना तो आता ही है। शुद्ध L होता तो माइनस पाई बाई 2, RL था तो माइनस फाई, और RLC में चूंकि L की चल रही है, ज्यादा वैल्यू है तो भी माइनस फाई। अब वैसे डायग्राम से देखें, रटे नहीं कि देखो करंट जो है वो वोल्टेज से कुछ पीछे है, इसलिए माइनस फाई किया मैंने। ये करंट का समीकरण है। और अगर कोई आई नोट की चर्चा करना चाहे, सर आई नोट क्या चीज है, फाई तो आप समझ गए होंगे, ऊपर लिखा हुआ है। आई नोट होता है बच्चों बी नोट बटे जेड आर एल सी। बी नोट तो बी नोट है ही है, और जेड आर एल सी अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस XC का होल स्क्वायर। क्लियर है?
तो ये आपकी पहली कंडीशन पूरी होती है। कौन से परिपथ में? RLC परिपथ में कंडीशन नंबर 1 पूरी होती है जब आपने प्रेरणिक प्रतिघात को XL को धारतीय प्रतिघात से बड़ा माना है। नोट कर लें एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीन पॉज करके। अब तो ये सारे आलेख आपको बच्चों समझ में आने चाहिए, क्योंकि सब में लगभग एक ही कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको RL बहुत डीपली समझाया था, उसकी ट्यून पर सब उसी पर बेस है ना। नोट कर लो, ये तो थी कंडीशन नंबर 1। इरेज कर दूं इसको अब, ठीक है। अब बात करें बच्चों कंडीशन नंबर 2 की। वो छोटा सा डायग्राम बना दूं जिससे हम कंडीशंस देख रहे हैं। हमारा फेजर आरेख ये आया था भाई, एक्स अक्ष, वाई अक्ष मूल बिंदु, यहाँ करंट, इधर ही BR, इधर BL, इधर BC, ये π/2 और ये भी π/2। ये डायग्राम मैंने मेन बनाया था और इसी डायग्राम में से मैं कंडीशंस निकाल रहा हूं। पहली कंडीशन हो भी चुकी है। बात करें दूसरी स्थिति की, ध्यान से देखना बच्चों। अब स्थिति नंबर 2, पहली बार आपने किसको बड़ा माना बच्चों? BL को बड़ा माना BC से, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में आप BC बड़ा माने BL से। BC की वैल्यू है IXC और BL की वैल्यू है IXL। I से I कट जाएगा तो XC बड़ा हो जाएगा XL से। क्लियर है यहां तक? कहने का मतलब, अर्थात अब की बार कौन बड़ा है? पिछली कंडीशन नंबर 1 में तो प्रेरणिक प्रतिघात बड़ा था धारतीय प्रतिघात से। अब कंडीशन नंबर, अगर मैं 2 की बात कर रहा हूं, तो धारतीय प्रतिघात जो है वो प्रेरणिक प्रतिघात से अधिक हो, पहली कंडीशन में तो आपने XL ज्यादा माना XC से, और दूसरी कंडीशन में हम XC बड़ा मान रहे हैं XL से, ठीक है ना। तो क्या डायग्राम बनने वाला है? क्या डायग्राम बनने वाला है? ध्यान से देखना। इस डायग्राम से कॉपी करूंगा। ये अपना X अक्ष, ये अपना Y अक्ष, और ये मूल बिंदु। इस दिशा में हमने मान लिया करंट, और इसी दिशा में हो जाएगा रेजिस्टेंस का वोल्टेज। यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं है। क्लियर है ना? जब आपने पहली कंडीशन पढ़ी थी तो आपने बड़ा किसको माना था? BL को, और BC को आपने छोटा माना। तो रिजल्टेंट BL माइनस BC BL की डायरेक्शन में हो गया था। सही है ना? अब की बार कंडीशन नंबर 2 में आप किसे बड़ा मान रहे हो बच्चों? BC को। तो रिजल्टेंट इस दिशा में हो जाएगा कितना? BC माइनस BL, और ये वाला कौन? π/2। क्लियर? क्या करना चाहिए अब आगे बताओ। डायग्राम बनाए इसके हिसाब से, RC की भांति काम कर रहा है। कैसे? इसके समांतर रेखा लो। सुंदर नहीं बना रहे यार, एक मिनट दोबारा देखो। अर्थात धारतीय प्रतिघात प्रेरणिक प्रतिघात से ज्यादा हुआ। देखो, बात करें अगर हम डायग्राम की,
एक्स अक्ष, वाई अक्ष, मूल बिंदु, ये करंट, ये रेजिस्टेंस का वोल्टेज। अब की बार आपने ज़्यादा माना है बीसी को, बीएल को आपने कम माना है, तो रिजल्टेंट नीचे जाने वाला है, इस दिशा में जाने वाला है। कितना? बीसी माइनस बीएल, बीसी माइनस बीएल। और अगर इससे हम चतुर्भुज बनाने का प्रयास करें बच्चों, है ना, यहां से लंब टाइप डालोगे आप, ये चतुर्भुज स्केल से बनाना आप तो सुंदर बनेगा। तो ये लंब डाल दिया हमने, और इसका विकर्ण जो होगा कुछ इस तरीके से, ये रिप्रेजेंट करेगा परिणामी वोल्टेज को, जो है BRLC। हाँ या ना? कहानी समझ में आई? ये आपका वोल्टेज हो गया, और सॉरी करंट हो गया, ये आपका वोल्टेज हो गया। तो ध्यान से देखो, पहले तो इन दोनों वोल्टेज के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। करंट जो है वोल्टेज से आगे है फाई कोण, और ओमेगा टी तो वोल्टेज का कोण होता है, ये वोल्टेज है, तो एक्स अक्ष से ये कोण है ओमेगा टी। जानकारी पूरी चीज की होनी चाहिए बच्चों, क्लियर है यहां तक? तो इसकी प्रतिबाधा निकाल लें। प्रतिबाधा किस निकलेगी भाई? दो वोल्टेज है 90 डिग्री पर लगे हुए हैं, कौन कौन से? एक तो BR और दूसरा है BC माइनस BL, 90 डिग्री पर है। इनका परिणामी BRLC है। तो जो BRLC होगा वो अंडर रूट में BR का स्क्वायर प्लस BC माइनस BL का स्क्वायर, IZRLC, I स्क्वायर R स्क्वायर, XL का स्क्वायर। I कॉमन लेकर काट दिया जाए तो ZRLC इज इक्वल टू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर। पिछली बार आप याद करो, ZRLC का सूत्र क्या बना था? R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब की बार क्या बना है? R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर। क्लियर है कहानी यहां तक? ये क्या हो गई हमारी प्रतिबाधा। अब आप इसमें कलांतर भी निकाल सकते हो बच्चों। कलांतर कैसे निकालोगे पता है ना आपको? इस समकोण त्रिभुज में tan लगा दिया जाए, tan फाई, लंब बटे आधार। कोण के सामने लंब मतलब ये वाला, मतलब BC माइनस BL, और आधार अपना BR हो ही जाएगा। BC की वैल्यू IXC, BL की IXL और BR की IR। I कॉमन लेके काट दें तो ये बन जाएगा भाई साहब tan इनवर्स XC माइनस XL अपॉन R। बताओ यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना? तो दो चीजें हो गई अपनी, कौन कौन सी? एक तो हो गई प्रतिघात और दूसरा हो गया अपना कलांतर। तीसरी बात और कर लें इसमें एक लास्ट, विद्युत धारा का समीकरण। तो जो विद्युत धारा प्राप्त होने वाली है, विद्युत धारा, तो आप देखिए वोल्टेज से आगे है या पीछे? करंट ये है और वोल्टेज ये है, तो बिल्कुल आगे है और होनी भी चाहिए। अब की बार तो आपने C का प्रभाव अधिक माना है, और जब भी C का प्रभाव अधिक होगा कौन आगे होगा? करंट आगे होगा। तो इसमें करंट का समीकरण बनेगा I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फाई की वैल्यू आपने ऊपर निकाली ली, और I नॉट क्या बनेगा? B नॉट बटे ZRLC
और जेड आरएलसी आप कर चुके हो। क्लियर है? तो ये हुई हमारी दो कंडीशन, नोट करो एक बार यहां तक। नोट करो स्क्रीन पॉज करके, कंडीशन नंबर 2 तक। ठीक है, एक तीसरी कंडीशन और देखते हैं आरएलसी में। अगर एग्जाम में आरएलसी आ जाए कुछ ना कहे कंडीशनों के बारे में, तो आप पहली कंडीशन करके आ जाना। ठीक है ना? तीसरी कंडीशन और देखते हैं। ठीक है, देखिएगा, स्थिति नंबर 3, इरेज कर दूं ना इसको एक बार। बच्चों आपको याद होगा, ये डायग्राम से हम पढ़ रहे हैं, जो भी चीज पढ़ रहे हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, करंट, रेजिस्टेंस का वोल्टेज, कुंडली का वोल्टेज, संधारित्र का वोल्टेज, और ये 90-90 डिग्री के कोण। जो भी चीज पढ़ रहे हैं हम इस डायग्राम से पढ़ रहे हैं। आरएलसी में ये डायग्राम बना था। कंडीशन नंबर 1 में आपने बीएल बीसी से बड़ा मतलब एक्सएल एक्सी से बड़ा माना। दूसरी में आपने बीसी बीएल से बड़ा मतलब आई एक्ससी आई एक्सएल से बड़ा माना। और तीसरी में मैं बराबर मान रहा हूं उनको कि यदि बीएल बराबर बीसी हो जाए, मतलब आई एक्सएल बराबर आई एक्ससी हो जाए, मतलब एक्सएल बराबर एक्ससी हो जाए। कहने का मतलब प्रेरणिक प्रतिघात, कौन सी? प्रेरणिक प्रतिघात, कॉमा लगाइए, धारतीय प्रतिघात के समान हो। आप सुनना, अगर प्रेरणिक प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात बराबर हो बच्चों, मेरा कहने का मतलब बीएल और बीसी बराबर हो, तो आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो। अगर मैं बीएल और बीसी को बराबर ले लूं, दो पहलवान बराबर ताकत पर एक दूसरे के कट्टर दुश्मन, तो ना बीएल जीतेगा ना बीसी जीतेगा, ये दोनों ही गायब हो जाएंगे। और डायग्राम आपका क्या बचने वाला है वो देखिए आप। तो एक्स अक्ष, वाई अक्ष, करंट और बीआर, केवल इतना डायग्राम बचने वाला है। ओनली केवल और केवल इतना डायग्राम बचने वाला है। अब अगर आप दिमाग लगाओ ना थोड़ा सा, तो बच्चों इस अवस्था में तो ये शुद्ध आर बन गया। ये फेजर आरेख आपने कहां बनाया था? या मैं ऐसे कहूं कि जब बीएल और बीसी के प्रभाव ही खत्म हो गए, तो अब तो प्रभाव किसका बचेगा? आर का। बच्चों याद रखना, इस अवस्था में मैं लिख दूं एक बात और अच्छी बात लिख दूं कि यदि प्रेरणिक प्रतिघात तथा धारतीय प्रतिघात बराबर हो, तो आरएलसी परिपथ अनुनाद की स्थिति में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अनुनादी आरएलसी परिपथ से क्या तात्पर्य है, बहुत बार आया है। अनुनादी आरएलसी परिपथ से क्या तात्पर्य है? तो आपका आंसर होगा कि यदि प्रेरणिक प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात बराबर हो। अगर प्रेरणिक प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात बराबर हो तो आरएलसी परिपथ अनुनाद की स्थिति में होता है, रेजोनेंस की कंडीशन में होता है ना। और इस अवस्था में एक बात और,
इस अवस्था में RLC परिपथ शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ की भांति कार्य करता है। ये दो बातें समझ में आई क्या? अगर प्रेरक प्रतिघात धारतीय प्रतिघात दोनों बराबर हों तो परिपथ होता है रेजोनेंस कंडीशन में, अनुनाद की स्थिति में, और इस अवस्था में शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ की भांति कार्य करता है। और जब शुद्ध प्रतिरोध की बात हो गई बच्चों, तो जो इस कंडीशन में RLC परिपथ की प्रतिबाधा है वो R होगी और कलांतर 0 डिग्री होगा। और करंट का समीकरण, क्योंकि हमने R पढ़ रखा है, इनको ढंग से पढ़ लें। और कल की क्लास लेने से पहले सारे परिपथ क्लियरली पढ़ लेना, क्योंकि कल मैं पूरे 6 के 6 परिपथों को एक साथ सूचीबद्ध करूंगा। बड़ा मजा आएगा अगर पढ़ के आओगे तो पहले से, ठीक है ना। आज की क्लास में बच्चों इतना ही, बाकी अपन देखेंगे अपनी अगली क्लास में, ठीक है। नोट कर लें सबको।